सोचिए, आपको किसी से पेमेंट के तौर पर एक चेक मिलता है। आप खुश होते हैं, उसे बैंक में जमा करते हैं और फिर कुछ दिन बाद बैंक से मैसेज आता है, चेक डिसऑनर्ड। मतलब चेक बाउंस हो गया। हाँ, और बस यहीं से शुरू हो जाती है दिमाग की दही। फिर वकील, कोर्ट कचहरी के चक्कर और इन सब में सालों लग जाते हैं। हम्म। पर सवाल ये है कि इस लंबे इंतजार के दौरान क्या कोर्ट उस आदमी को जिसने आपको चेक दिया है, ये कह सकती है कि भाई जब तक केस चल रहा है तुम चेक का कुछ हिस्सा तो अभी के अभी इन्हें दो? क्या जज ऐसा करने के लिए मजबूर है? और यही सवाल सीधा हमें आज की चर्चा के दिल में ले आता है। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। देश भर की अदालतों में इस पर बहस चल रही थी, जब तक कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बहुत बड़ा फैसला नहीं सुना दिया। अच्छा, आज हम उसी फैसले की परतें खोलने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की, सही कहा मैंने? हमारे सोर्स में राकेश रंजन श्रीवास्तव बनाम झारखंड राज्य नाम के एक केस का जिक्र है। लगता है इसी केस ने सारी तस्वीर साफ की है। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन इसी केस के बहाने कानून की धारा 143 ए को समझना है। हमें ये पता लगाना है कि चेक बाउंस के मामलों में केस के दौरान ही कुछ पैसा दिलवाने की जो पावर जज के पास है, वो एक मजबूरी है, यानी शैल करना ही होगा। हाँ, या फिर जज की समझदारी पर छोड़ा गया एक विकल्प, यानी मे। कर सकते हैं। ये मे और शैल का खेल सुनने में छोटा लगता है, पर इसने हजारों लोगों की जिंदगी पर असर डाला है। ठीक है, तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। ये धारा 143 ए, ये कानून में आई ही क्यों? मतलब पहले क्या सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था जो इसे लाने की जरूरत पड़ गई? बहुत सही सवाल है। देखिए, ये धारा हमेशा से कानून का हिस्सा नहीं थी। इसे 2018 में एक संशोधन करके जोड़ा गया था। अच्छा, हाल ही में मतलब। हाँ, और इसकी वजह बहुत सीधी थी। हो ये रहा था कि लोग चेक तो दे देते थे और जब वो बाउंस होता तो वो कानूनी प्रक्रिया का एक तरह से मजाक उड़ाते थे। केस सालों साल चलता रहता था, अपील पर अपील होती थी। और जिसका पैसा है वो बस इंतजार करता रहता था। बिल्कुल। और जिस बेचारे को पैसा मिलना था वो बस तारीखों पर भटकता रहता था। हाँ, ये तो मैंने सुना है। लोग सिस्टम का फायदा उठाकर पेमेंट को टालते रहते हैं। बस इसी समस्या से निपटने के लिए सरकार ये संशोधन लाई। इसके 3 बड़े मकसद थे। पहला, जानबूझकर पेमेंट टालने वालों की नकेल कसना। दूसरा, जो पीड़ित है जिसका पैसा अटका है उसे मुकदमे के दौरान थोड़ी फौरी राहत देना, ताकि वो कम से कम केस तो लड़ सके। सही। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, चेक की इज्जत बचाए रखना। अगर लोगों को लगेगा कि चेक बस एक कागज का टुकड़ा है जिसका पैसा सालों तक नहीं मिलता, तो कोई चेक लेगा ही क्यों? तो पूरा बिजनेस सिस्टम हिल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, तो ये नियत तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैंने जो सोर्स पढ़े उनमें सारी लड़ाई सिर्फ एक शब्द पर आकर टिक गई, मे। मुझे बड़ा अजीब लगा। भला एक छोटे से शब्द पर इतनी बड़ी कानूनी बहस कैसे हो सकती है? यही तो कानून का मजा है। यहाँ हर शब्द का, हर कामा का मतलब होता है। आम बोलचाल में मैं और शैल में हम ज्यादा फर्क नहीं करते, लेकिन कानून की दुनिया में ये जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देते हैं। अच्छा। मैं का मतलब होता है कर सकता है, यानी एक विकल्प है, एक शक्ति है जो दी गई है। और शैल का मतलब है करना ही होगा, ये एक आदेश है, एक मजबूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि धारा 143 ए में लिखे मे को मे ही पढ़े या उसे शैल की तरह समझें। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत गहरा विचार किया। उन्होंने कहा, जरा सोचिए, अगर हम मैं को शैल मान लें, मतलब इसे अनिवार्य बना दें, तो क्या होगा? तो फिर तो आरोप लगते ही। हाँ, इसका मतलब होगा कि जैसे ही किसी पर चेक बाउंस का आरोप तय हुआ, उसे तुरंत 20% तक पैसा देना ही पड़ेगा, चाहे वो सच में गुनहगार हो या उसे फंसाया गया हो। एक सेकंड, मतलब दोष साबित होने से पहले ही सजा? ये तो सुनने में ही गलत लग रहा है। आपने एकदम सही पकड़ा। यही दलील सुप्रीम कोर्ट ने दी। उन्होंने इसे हमारे संविधान से जोड़ा। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। और अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी को भी कानून की एक सही और न्यायपूर्ण प्रक्रिया के बिना सजा नहीं दी जा सकती। सही बात है। किसी को दोषी साबित होने से पहले ही उस पर इतना बड़ा आर्थिक बोझ डाल देना इन दोनों मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये शक्ति डायरेक्टरी है, यानी विवेकाधीन है। मतलब जज साहब को अपना विवेक इस्तेमाल करना होगा। हाँ, जज साहब को अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। हर केस को उसकी परिस्थितियों के हिसाब से तौलना होगा और फिर फैसला करना होगा कि अंतरिम मुआवजा देना बनता भी है या नहीं। ये तो बहुत ही तार्किक और संतुलित बात लगती है। किसी को सिर्फ आरोप के आधार पर सजा नहीं मिलनी चाहिए,
लेकिन मान लीजिए जज को लगता है कि मामला एकदम साफ है और मुआवजा देना ही चाहिए, तब क्या होता है? क्या वो अपनी मर्जी से कोई भी रकम तय कर सकते हैं या इसके लिए भी कोई नियम कानून है? नहीं, यहाँ भी मनमानी नहीं चल सकती। कानून ने इसके लिए भी साफ नियम बनाए हैं। पहली बात, मुआवजे की रकम चेक की कुल रकम के 20% से ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, 20% की लिमिट है। हाँ, ये ऊपरी सीमा है। दूसरी बात, जब जज आदेश देते हैं तो आरोपी को वो पैसा 60 दिनों के अंदर देना होता है। 60 दिन? अगर कोई बहुत खास वजह हो तो कोर्ट ये समय 30 दिन और बढ़ा सकती है, यानी कुल 90 दिन। लेकिन इसमें एक डर भी तो है। मान लीजिए किसी ने 20% दे दिया और 2 साल बाद केस में वो बेगुनाह साबित हो गया, तो उसके पैसे का क्या होगा? वो तो डूब गया। हाँ, कानून बनाने वालों ने ये भी सोचा था, और यहीं पर एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। कानून कहता है कि अगर आरोपी बाद में बरी हो जाता है तो शिकायतकर्ता को वो पूरी रकम वापस करनी होगी। 1 मिनट, मतलब अगर मैं बेगुनाह साबित हुई तो मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा, वो भी ब्याज के साथ? ये तो आरोपी के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। सिर्फ पैसा नहीं, उस पर भारतीय रिजर्व बैंक की उस समय की दर से ब्याज लगाकर वापस करना होगा। ये प्रावधान आरोपी के अधिकारों की रक्षा के लिए है। ये तो बहुत जरूरी है। और एक बात और, अगर आरोपी आदेश के बाद भी पैसा नहीं देता तो उसकी वसूली भी हल्के में नहीं होती। उसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी की धारा 421 के तहत जुर्माने की तरह वसूला जाता है। अच्छा, तो 143A में सिर्फ आरोप तय हुआ है। लेकिन मुझे याद है हमारे सोर्स में एक और धारा 148 का जिक्र था। वो भी कुछ ऐसी ही बात कर रही थी। क्या मैं दोनों को कंफ्यूज कर रही हूँ या ये वाकई अलग है? आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रही हैं, और ये सवाल बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में इन दोनों की तुलना की थी। देखिए, धारा 148 भी अंतरिम पैसे जमा कराने की बात करती है, लेकिन उसका स्टेज बिल्कुल अलग है। स्टेज अलग है? कैसे? वो तब लागू होती है जब निचली अदालत में केस खत्म हो चुका है, आरोपी दोषी साबित हो चुका है, और अब वो ऊपरी अदालत में अपील कर रहा है। ओ, तो मतलब एक में आप सिर्फ आरोपी हैं और दूसरे में आप दोषी करार दिए जा चुके हैं। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। यही तो पूरा खेल है। संदर्भ ही सब कुछ है। जब आप दोषी साबित हो चुके हैं तो कानून का आपके प्रति नजरिया बदल जाता है। वहां ये मान लिया जाता है कि आपके खिलाफ सबूत ज्यादा मजबूत हैं। अच्छा। इसीलिए धारा 148 में जब दोषी व्यक्ति अपील करता है तो अपील कोर्ट उसे मुआवजे की रकम का कम से कम 20% जमा करने का आदेश दे सकती है। सुरेंद्र सिंह देसवाल और जम्बू भंडारी जैसे पुराने केस में कोर्ट ने कहा भी है कि धारा 148 में लिखे मे का झुकाव शैल की तरफ ज्यादा है। लेकिन 143A में ऐसा नहीं है। नहीं, धारा 143A जो दोष सिद्धि से पहले लागू होती है, वहां मे का मतलब पूरी तरह से विवेकाधीन ही है। ठीक है, अब ये तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। तो अगर ये जज के विवेक पर है, तो जज ये फैसला लेंगे कैसे? क्या वो बस अपने मन से तय करेंगे कि आज मुआवजा देना है या नहीं? इससे तो एक ही जैसे केस में अलग-अलग अदालतों से अलग-अलग फैसले आने लगेंगे। आपने बिल्कुल सही चिंता जताई, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। अच्छा, गाइडलाइंस है? हाँ, उन्होंने कहा कि जज को अपना विवेक इस्तेमाल करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा ताकि फैसलों में एकरूपता और निष्पक्षता बनी रहे। क्या है वो दिशा निर्देश? सबसे पहला, जज को ये देखना होगा कि क्या पहली नजर में, जिसे हम प्राइमा फेसी केस कहते हैं, शिकायतकर्ता का मामला मजबूत लग रहा है। क्या चेक और बाकी दस्तावेज सही लग रहे हैं? ठीक है। दूसरा, जज को आरोपी की आर्थिक हालत का भी अंदाजा लगाना होगा। ऐसा तो नहीं कि उस पर एक अव्यावहारिक बोझ डाल दिया जाए जो वो उठा ही ना सके। तीसरा, मुआवजे की रकम तय करना। जरूरी नहीं कि हमेशा 20% का ही आदेश दिया जाए। अगर मामला कम गंभीर है तो रकम 5% या 10% भी हो सकती है। मतलब जज को एक बैलेंस बनाना होगा। और क्या है? चौथा, जज को लेन देन की प्रकृति देखनी होगी। क्या ये एक दोस्ताना कर्ज था या कोई बड़ी बिजनेस डील? क्या इन दोनों के बीच कोई और भी केस चल रहा है? अच्छा, सारे फैक्टर्स देखने होंगे। हाँ, और पांचवा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, जज चाहे मुआवजा देने का आदेश दे या देने से मना करे, उसे अपने ऑर्डर में इसका कारण लिखना होगा। रीजन्ड ऑर्डर? बिल्कुल, एक रीजन्ड ऑर्डर देना होगा। सिर्फ याचिका स्वीकार या याचिका खारिज लिखकर काम नहीं चलेगा। ये रीजन्ड ऑर्डर वाली बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है। इससे पारदर्शिता आती है। पर एक बात मेरे मन में आ रही है। एनआई एक्ट में एक नियम है ना कि ये मान लिया जाता है कि चेक किसी कर्ज या देनदारी के लिए ही दिया गया होगा। इसे शायद
प्रिजम्पशन कहते हैं। हाँ, धारा 139। तो क्या सिर्फ इस प्रिजम्पशन के आधार पर मुआवजे का आदेश दिया जा सकता है? बेहतरीन सवाल। और कोर्ट ने इसे भी साफ किया है। उन्होंने कहा कि एनआई एक्ट की धारा 139 के तहत ये प्रिजम्पशन या पूर्व मान्यता तो है, लेकिन यह मुकदमे के दौरान साबित या खारिज करने की चीज है। आप सिर्फ इस प्रिजम्पशन को आधार बनाकर बिना बाकी चीजें देखे किसी को अंतरिम मुआवजा देने का आदेश नहीं दे सकते। मतलब ये कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ही संतुलित नजरिया है। और सोचिए, कोर्ट ने इन सब बातों पर गौर करके आदेश दे दिया, लेकिन आरोपी ने पैसे नहीं दिए, तब क्या होगा? क्या उसका केस लड़ने का हक छीन लिया जाएगा? नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी स्थिति साफ की है। न्याय का एक बुनियादी सिद्धांत है ऑडी ऑल्टरम पार्टेम, यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो। हाँ। आप किसी का बचाव करने का अधिकार नहीं छीन सकते सिर्फ इसलिए कि उसने अंतरिम मुआवजा नहीं दिया। तो फिर उस आदेश का क्या फायदा अगर आरोपी उसे माने ही नहीं? आदेश का फायदा है, और वो बहुत गंभीर है। जैसा हमने पहले बात की थी, सीआरपीसी की धारा 421 के तहत वसूली होगी। वसूली होगी? हाँ, और इसका मतलब है कि कोर्ट वसूली के लिए वारंट जारी कर सकती है। ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब सिर्फ एक आरोप के आधार पर किसी का घर या दुकान बिक सकती है, भले ही वो बाद में बेगुनाह साबित हो जाए। क्या असल में ऐसा होता है? होता है, और यही इस प्रावधान का सबसे खतरनाक पहलू है। सोचिए, किसी निर्दोष आदमी की संपत्ति नीलाम हो जाए और 2 साल बाद वो केस जीत जाए। पैसे तो शायद वापस मिल जाएं ब्याज के साथ, पर जो इज्जत गई, जो मानसिक प्रताड़ना हुई, उसकी भरपाई कैसे होगी? उसकी कोई भरपाई नहीं है। यही वो वजह है, वो सबसे बड़ा कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि जज इस शक्ति का इस्तेमाल तलवार की तरह नहीं, बल्कि एक सर्जन के चाकू की तरह करें। बहुत सावधानी से, बहुत सोच समझकर। अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। तो अंत में उस केस का क्या हुआ जिससे ये सब शुरू हुआ था? राकेश रंजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सारी बातों को एक साथ पिरो दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि धारा 143A1 विवेकाधीन है, अनिवार्य नहीं। ठीक है। दूसरा, हर अदालत को मुआवजे के अर्जी पर कारण सहित आदेश देना होगा। अब आते हैं राकेश रंजन के केस पर। निचली अदालत ने उन्हें 10 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दे दिया था। 10 लाख? हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को देखा और पाया कि वो एक लाइन का आदेश था जिसमें कोई कारण नहीं लिखा था। ऐसा लग रहा था जैसे जज ने बिना सोचे समझे एक मैकेनिकल तरीके से आदेश पास कर दिया हो। तो उन्होंने इस आदेश को रद्द कर दिया। राकेश रंजन को अब कुछ नहीं देना पड़ेगा। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उन्होंने केस को वापस उसी मैजिस्ट्रेट के पास भेज दिया और कहा कि अब आप हमारे दिए गए इन दिशा निर्देशों की रोशनी में इस मामले को दोबारा सुनिए। अच्छा, दोबारा विचार करने के लिए कहा? हाँ, दोनों पक्षों की दलीलें सुनिए, अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए और फिर कारण बताते हुए एक नया आदेश पारित कीजिए। तो इस फैसले ने एक नज़ीर पेश कर दी है जो पीड़ित को राहत देने और आरोपी को अन्याय से बचाने के बीच एक बहुत जरूरी संतुलन बनाती है। तो कुल मिलाकर आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि चेक बाउंस के मामलों में अंतरिम मुआवजा मिलना किसी का ऑटोमेटिक हक नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अदालत के हाथ में एक ताकतवर औजार है, लेकिन इसे चलाने के लिए दिमाग, दिल और कानून की गहरी समझ की जरूरत है। ये फैसला देश भर की निचली अदालतों को एक गाइड बुक की तरह काम करेगा, ताकि इंसाफ की गाड़ी तेज भी चले और पटरी से उतरे भी नहीं। आपने एकदम सही निचोड़ निकाला। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन संतुलन बनाने की कोशिश की है, पर जरा सोचिए, क्या कारण लिखने और हर पहलू पर विचार करने की ये लंबी प्रक्रिया कहीं ना कहीं उस मूल मकसद को ही कमजोर तो नहीं कर देगी जिसके लिए ये कानून लाया गया था, यानी पीड़ित को जल्दी राहत देना? क्या हमारा सिस्टम न्यायपूर्ण होने की कोशिश में इतना धीमा हो जाता है कि न्याय का मतलब ही खत्म हो जाता है? इस पर सोचने लायक है।